चलिए सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। और हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं कि ये जो विजयदशमी है, नवरात्रि है, हमारे अंदर एक नैतिकता को जन्म देती है। क्योंकि जीवन में अगर नैतिकता नहीं है तो आप कुछ भी बन जाइए, फिर वो बेकार है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो वो बेकार है। और इसीलिए हम अपने कोचिंग का नाम जो रखे थे, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, संस्कार से सफलता तक, जो हम अपना कोचिंग का नाम जो हम अपना रखे हुए हैं, बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। क्योंकि जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं है, आपके अंदर नैतिकता नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो माँ से यही प्रार्थना होती है कि माँ मुझे पहले योग्य बनाना। ये नहीं कि डायरेक्ट आज के डेट में बच्चे सफल हम नहीं हो रहे हैं। अरे पहले आप योग्य बनिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मुझे योग्य बनाइए। और आप योग्य रहेंगे तो सब कुछ अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज हमारी सोच है, हमारा अपना व्यू है। अब खैर आप लोगों की क्या है, तो हम तो यही माँ से अभी भी प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे योग्य बनाना और सही रास्ते पे रखना। क्योंकि नैतिकता के बिना जीवन व्यर्थ है। चलिए, तो आज हम लोग फिर एक नए तरीके से हम आप लोग से बोले थे कि लॉर्ड इरविन के बारे में। तो मेरी भी फास्टिंग थी, आप ही लोग के लिए, अपने लिए भी, आप लोग के लिए भी। और एक सुकून मिलता है। और कहा भी जाता है कि अगर माँ के पास बैठिए तो सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो मांगना क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मांगना। तो जब आपके साथ खुद आपकी माँ है तो फिर मांगने की क्या जरूरत है। तो चलिए एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत बधाई विजयदशमी की। और नैतिकता को बरकरार रखना है, संस्कार अपने अंदर रखना है। क्योंकि यही संस्कार आपके परिवार की पहचान दिलाती है। याद रखिएगा, परिवार, समाज, आप किस माहौल में पले बढ़े, ये सब कुछ आपके संस्कार पे ही निर्भर करता है। तो इसको बचा कर रखेंगे, संस्कार को बचा कर रखेंगे, ताकि दूसरों के सामने आंखों में आंखें मिला के बातें की जा सके। तो यही होता है नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, कि हमारे अंदर जितने भी गलत चीज हैं वो एक तरह से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वो समाप्त हो। और हमारे अंदर एक नैतिकता, गलती अनजाने में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जानबूझ के अगर कोई करता है तो फिर वो अनैतिक है। तो वहां फिर आपको माँ भी माफ नहीं करती हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है। और यही है विजयादशमी। लोग कहता है रावण के, अरे भाई हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीजें जिनको आपको समाप्त करना होगा। ठीक है, तो खैर चलिए एक बार फिर आप लोग को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, यानी कब हुआ, सुनेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए 3 फरवरी 1927, ऑप्शन बी 3 जून 1927, ऑप्शन सी 3 नवंबर 1927, ऑप्शन डी 3 जनवरी 1927, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सुनेंगे ध्यान से। यहां पे साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन होता है वो होता है 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा। यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। सुनिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 ईस्वी में होती है और ये भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आता है। इसमें सभी के सभी सदस्य यूरोपियन थे, यानी एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं, पूछा जा सकता है। जिसके कारण से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। कैसे भाई, तो देख लेंगे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल क्या है, 1926 से 1931। तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 है। तो ये कब आ रहा है, 1928 में। 1928 में, यानी लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था तो 3 फरवरी 1928, यानी ऑप्शन ई। एक बार फिर से सुन लेंगे,
साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। यानी सभी के सभी सदस्य कौन थे? यूरोपियन थे, जिनको बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, याद रखिएगा, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन के समय, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय, ऑप्शन सी कराची 1931 के कराची अधिवेशन में, ऑप्शन डी बारदोली आंदोलन के समय, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सुनेंगे, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि 1928 ईस्वी में बारदोली में एक आंदोलन होता है, बारदोली आंदोलन। तो वहां बारदोली की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी बारदोली आंदोलन के समय। यानी क्वेश्चन क्या था कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तो ऑप्शन डी बारदोली आंदोलन के समय। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा ऑप्शन सी 1931 के कराची अधिवेशन जो कहता है, तो उसमें भी सरदार पटेल ही अध्यक्ष थे और पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो 1931 के कराची अधिवेशन, और वहां भी सरदार पटेल ही थे। याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सरदार की उपाधि, तो सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के समय दिया गया था। अब हम आप लोग से बोले थे कि लॉर्ड इरविन के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा सुनेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो लॉर्ड इरविन के रीजन में क्या क्या हुआ ध्यान देंगे। सबसे पहले तो साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन 1928, यानी हम साइमन लिख दिए। बारदोली आंदोलन, ये भी बारदोली जो आंदोलन था ये भी 1928 में होता है। उसके बाद एक नेहरू कमिटी रिपोर्ट आती है, याद रखिएगा। तो नेहरू कमिटी रिपोर्ट, याद रखिएगा, नेहरू जो रिपोर्ट जो किया गया ये भी 1928 में। और ये नेहरू जो रिपोर्ट जो लाया जाता है, ये लाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और क्या होता है, 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अध्यक्षता जो की जाती है, तो उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। तो यहां लिख दे रहे हैं पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की जाती है? यह किया जाता है 1929 में। सुनेंगे, लॉर्ड इरविन के शासन काल में ही विश्व आर्थिक संकट जो भारत पे भी जिसका प्रभाव पड़ा, तो 1929-30 का विश्व आर्थिक जो संकट जो होता है वो लॉर्ड इरविन, उस समय भारत में जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन ही था। उसके बाद नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा जो किया जाता है 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से चलते हैं अपने 78 समर्थकों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी, दांडी कहां? नौसार पहुंचते हैं और वहां नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। उस समय भी लॉर्ड इरविन ही था। याद रखिएगा, उस समय भी भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन ही था। उसी तरह प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें भी लॉर्ड इरविन ही था। उसके बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता होता है, तो जिसको दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर सरोजिनी नायडू के द्वारा 2 महात्माओं की संज्ञा, यानी लॉर्ड इरविन और गांधी को 2 महात्माओं की संज्ञा दी जाती है। तो आपको इतना कवर करना है लॉर्ड इरविन पे। हमने आपको जो भी चीज मेन जो फैक्ट्स जो थे, पॉइंट जो थे, वो आपको हमने कवर करवाया लॉर्ड इरविन से। जैसे लॉर्ड इरविन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप तो शासन याद कर लिए 26 से 31, लेकिन उस 26 से 31 में कौन कौन सी इंसिडेंट हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आप याद रखना है। जैसे पहला क्या, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, बारदोली आंदोलन 1928, नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928, पूर्ण स्वराज की मांग 1929,
विश्व आर्थिक संकट 1929 1930 जो अमेरिका में हुआ, लेकिन पूरे भारत ये विश्व के साथ साथ भारत भी प्रभावित रहा। उसके बाद नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ठीक है, गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के रीजन में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, काफी इंपॉर्टेंट, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट भी याद होगा। ये नहीं कि फिर आप पढ़ लिए बारदोली और भूल गए कि क्या है भाई, कि कौन सा भारत में वायसराय था, तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स हो, छोटे छोटे टॉपिक्स हो, और उस पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपका वहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार और आप लोग की दुआएं मुझे और भी प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए। और एक बार फिर आप लोग के सामने जो भी रहा वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और आराम आराम से पढ़िए। और मेरे यहाँ आप लोग को भी पता है कि स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस है, और जो भी अगर क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन करना चाहते हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब पे अपना कमेंट्स कर सकते हैं, फिर अपना नंबर आप दे भी सकते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जहां भी अगर आपको दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मेरा भी नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, एड्रेस भी कोचिंग के मिल जाएंगे, गर्दनीबाग में मेरी कोचिंग है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए, एक फिर नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।